गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, मैं रवि कुमार आपका दोस्त। अध्याय 8 और 9 में हमने वस्तु की गति के बारे में तथा बल की गति के कारक के रूप में अध्ययन किया। हमने सीखा कि किसी वस्तु की चाल या गति की दिशा बदलने के लिए बल की आवश्यकता होती है। हम सदैव देखते हैं कि जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो वह पृथ्वी की ओर गिरती है, और हम जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। इन सभी अवस्थाओं में वस्तुओं पर, ग्रहों पर तथा चंद्रमा पर लगने वाला कोई बल अवश्य होना चाहिए। आइजैक न्यूटन ने इस तथ्य को समझ गए थे कि इन सभी के लिए एक ही बल उत्तरदायी है, और इस बल को उन्होंने क्या नाम बोला? गुरुत्वाकर्षण बल। इस अध्याय में हम गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चों। हम पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के अंतर्गत वस्तुओं की गति पर विचार करेंगे। हम अध्ययन करेंगे कि किसी वस्तु का भार एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस प्रकार परिवर्तित होता है। द्रवों में वस्तुओं के प्लवन की शर्तों के बारे में भी हम विचार विमर्श करेंगे बच्चों। गुरुत्वाकर्षण, हम जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। किसी वस्तु को जब ऊपर की ओर फेंकते हैं वह कुछ ऊंचाई तक ऊपर पहुंचती है और फिर नीचे की ओर गिरने लगती है। कहते हैं कि जब न्यूटन एक पेड़ के नीचे बैठे थे तो एक सेब उन पर गिरा। सेब के गिरने की क्रिया ने न्यूटन को सोचने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने सोचा, यदि पृथ्वी सेब को अपनी ओर आकर्षित कर सकती है तो क्या यह चंद्रमा को आकर्षित नहीं कर सकती? क्या दोनों स्थितियों में वही बल लग रहा है? उन्होंने अनुमान लगाया कि दोनों अवस्थाओं में एक ही प्रकार का बल उत्तरदायी है। उन्होंने तर्क दिया कि अपनी कक्षा के प्रत्येक बिंदु पर चंद्रमा किसी सरल रेखीय पथ पर गति नहीं करता, वरन पृथ्वी की ओर गिरता है। अतः वह अवश्य ही पृथ्वी द्वारा आकर्षित होता है, लेकिन हम वास्तव में चंद्रमा को पृथ्वी की ओर गिरते हुए नहीं देखते। हम क्या करते हैं, धागे का एक टुकड़ा लेते हैं और इसके एक सिरे पर एक छोटा पत्थर बांध देते हैं। धागे के दूसरे सिरे को पकड़ते हैं और पत्थर को वृत्ताकार घुमाते रहते हैं, तो एक चक्कर सा बन जाता है। पत्थर द्वारा नियत परिणाम मान के वेग से वृत्ताकार पथ में गति। पत्थर की गति की दिशा को देखिए। अब धागे को छोड़िए, फिर से पत्थर की गति की दिशा को देखिए। धागे को छोड़ने से पहले पत्थर एक निश्चित चाल से वृत्ताकार पथ में गति करता है तथा प्रत्येक बिंदु पर उसकी गति की दिशा बदलती है। दिशा के परिवर्तन में वेग परिवर्तन या त्वरण सम्मिलित हैं। जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल। तो बच्चों, अभिकेंद्र बल की परिभाषा आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा ध्यान से, और बच्चों पूरा पढ़ा करो। ठीक है, पूरी वीडियो देखा करो बेटा। ठीक है, अब है कि जिस बल के कारण यह त्वरण होता है तथा जो वस्तु को वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है वह बल केंद्र की ओर लगता है। इस बल को अभिकेंद्र बल कहते हैं। इस बल की अनुपस्थिति में पत्थर एक सरल रेखा में मुक्त रूप से क्या हो जाता है? गतिशील। यह वृत्तीय पथ पर स्पर्श रेखा होगी। कोई सरल रेखा जो वृत्त से केवल एक ही बिंदु पर मिलती है वृत्त पर स्पर्श रेखा कहलाती है। इस चित्र में सरल रेखा ABC वृत्त के बिंदु B पर स्पर्श रेखा है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति अभिकेंद्र बल के कारण ही होती है। अभिकेंद्र बल पृथ्वी के आकर्षण बल के कारण मिल पाता है। यदि ऐसा कोई बल नहीं होता तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा। यह देखा गया है कि गिरता हुआ सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है। क्या सेब भी पृथ्वी को आकर्षित करता है? यदि ऐसा है तो हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते बच्चों? गति का तीसरा नियम, सेब भी पृथ्वी की ओर आकर्षित होता है, लेकिन गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए हुए बल के लिए त्वरण वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की अपेक्षा सेब का जो द्रव्यमान होता है वो ना के बराबर होता है, इसलिए हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते नहीं देख सकते। इसी तर्क को तो आपको ये लिखना है कि आपको एक क्वेश्चन लिखना है बच्चों इसमें कि हम पृथ्वी को सेब की ओर गति करते क्यों नहीं देख पाते।
ठीक है, तो इसका आंसर आपको यहाँ से मिल जाएगा। हमारे सौर परिवार में सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं बच्चों। पहले की भांति तर्क करके हम कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रहों के बीच एक बल विद्यमान है। पृथ्वी तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि केवल पृथ्वी ही सेब और चंद्रमा को आकर्षित नहीं करती, बल्कि विश्व के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। वस्तुओं के बीच यह आकर्षण बल क्या कहलाता है बच्चों? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है? विश्व का प्रत्येक पिंड अन्य पिंड का एक बल से आकर्षित करता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है बच्चों। F बराबर G/m अपॉन में d का स्क्वायर। दो पिंड है A B, इनके बीच की दूरी d है, ठीक है। एक का द्रव्यमान m है, एक का द्रव्यमान स्मॉल m है, और g गुरुत्वाकर्षण नियतांक हो गया, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, ठीक है। F अब आइजैक न्यूटन का नाम इंग्लैंड में ग्रेथम के निकट वुल्सथ्रोपे में हुआ था। विज्ञान के इतिहास में वह प्राय सबसे अधिक मौलिक तथा प्रभावशाली सिद्धांतवादी के रूप में जाने जाते हैं। वे एक निर्धन कृषक परिवार में जन्मे थे, लेकिन वे खेती के काम में कुशल नहीं थे। 1661 में शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेज दिया गया। सन 1665 में कैम्ब्रिज में प्लेग फैल गया था और न्यूटन को 1 वर्ष की छुट्टी मिल गई थी। ऐसा कहा जाता है कि इस वर्ष उनके ऊपर सेब गिरने की घटना हुई थी। इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल तथा गुरुत्व बल के बीच संबंध की भावना की खोज करने के लिए प्रेरित किया। इससे उन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज करने को प्रेरित किया, इसलिए उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम खोज निकाला। विशिष्ट बात यह थी बच्चों कि उनसे पहले भी बहुत से महान वैज्ञानिक गुरुत्व के बारे में जानते थे, किंतु वे उसके महत्व को समझने में सफल नहीं हो पाए थे। न्यूटन ने गति के सुप्रसिद्ध नियमों का प्रतिपादन किया था बच्चों, और उन्होंने प्रकाश तथा रंगों के सिद्धांतों पर कार्य किया। उन्होंने खगोलीय परीक्षणों के लिए खगोलीय दूरदर्शी की रचना की। न्यूटन एक महान गणितज्ञ भी थे। उन्होंने गणित की एक नई शाखा की खोज की, जिसे हम कैलकुलस बोलते हैं, कलन। इसका उपयोग उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए किया कि किसी एक समान घनत्व वाले गोले के बाहर स्थित वस्तुओं के लिए गोले का व्यवहार इस प्रकार का होता है जैसा कि उसका संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र पर स्थित हो। न्यूटन ने अपने गति के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से भौतिक विज्ञान के ढांचे को ही बदल दिया। 17वीं शताब्दी की प्रमुख क्रांति के रूप में न्यूटन ने कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो तथा अन्य के योगदान को उनके कार्यों के साथ एक नई शक्तिशाली संश्लेषण के रूप में सम्मिश्रित किया। यह एक विशिष्ट बात है कि उस समय तक गुरुत्वीय सिद्धांत का सत्यापन नहीं हो सका था, तथापि उसकी सत्यता के बारे में कोई संदेह नहीं था। इसका कारण था कि न्यूटन का सिद्धांत ठोस वैज्ञानिक तर्कों पर आधारित था और गणित से उसकी पुष्टि भी हो गई थी। इससे यह सिद्धांत सरल व परिष्कृत हो गया। ये विशेषताएं आज भी किसी अच्छे वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए अपेक्षित हैं। न्यूटन ने व्युत्क्रम वर्ग का नियम अनुमान कैसे लगाया? ग्रहों की बाती के अध्ययन से सदैव से ही हमारी गहरी रुचि रही। 16वीं शताब्दी तक अनेक खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की गति से संबंधित बहुत से आंकड़े एकत्र। ये प्रत्येक ग्रह की कक्षा एक दीर्घवृत्त होती है और सूर्य इस दीर्घवृत्त के एक फोकस पर होता है, जैसे कि निम्न में दिखाया गया है। ओ से दर्शाया गया सूर्य की स्थिति को। सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। इस प्रकार यदि ए से बी तक में गति करने में लगा समय सी से डी तक गति करने में लगे समय के बराबर हो, तो ए बी का क्षेत्रफल ओ सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होगा। सूर्य से किसी ग्रह की औसत दूरी आर का घन उस ग्रह के सूर्य के परिक्रमण काल टी के वर्ग के समानुपाती होता है। r³ अपॉन टी का स्क्वायर इक्वल टू स्थिरांक।
देखो बच्चों, ये दोनों आपको लिखने हैं अपनी कॉपी में, न्यूटन के बारे में भी और इसके व्युत्क्रम वर्ग के नियम के बारे में भी। अब ये कहता है ये जानना महत्वपूर्ण है कि ग्रहों की गति की व्याख्या करने के लिए केपलर कोई सिद्धांत प्रस्तुत नहीं कर सके। न्यूटन ने यह दिखाया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का बल है जो सूर्य उन पर लगाता है। न्यूटन ने केपलर के तीसरे नियम का उपयोग गुरुत्वाकर्षण बल का परिकलन करने में किया। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल दूरी के साथ घटता है। एक सरल तर्क इस प्रकार है, हम कल्पना कर सकते हैं कि ग्रहों की कक्षाएं वृत्ताकार है। अब मान लीजिए कि कक्षीय वेग v तथा ग्रह की कक्षा की त्रिज्या r है, तब परिक्रमा करते हुए ग्रहों पर लगने वाला बल हो गया F अनाक्रमानुपाती v² अपॉन r के। v² के अनुक्रमानुपाती है और r के व्युत्क्रमानुपाती है। यदि परिक्रमण काल t हो तो v बराबर हो जाएगा आपका 2πr अपॉन t। तो v² हो गया आपका r², और हम जानते हैं कि जो v² होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है r² अपॉन t² के भी। इस संबंध को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि v² अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन r मल्टीप्लाई में, ठीक है, क्या चीज़, r³ अपॉन t², क्योंकि r³ अपॉन t² केपलर के तीसरे नियम के अनुसार एक क्या है बच्चों, स्थिरांक है। अब क्या होगा, इसलिए v² जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा 1 अपॉन r के, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, f अनुक्रमानुपाती हो गया आपका किसके, v² अपॉन r के साथ संयोजित करने पर। अब देखो बच्चों, हम क्या करते हैं, अब जो सावित्रिक नियम था उससे हमें हल करना है। तो क्या होता है, मान लीजिए कि m तथा m द्रव्यमान के दो पिंड, a का जो द्रव्यमान है वो कैपिटल M है और b का द्रव्यमान स्मॉल m है, एक दूसरे से वो d दूरी पर स्थित, जो कि हमने ऊपर देखा था। मान लीजिए दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल है F। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। तो F अनुक्रमानुपाती m मल्टीप्लाई में स्मॉल m। दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जो उनके बीच की दूरी क्या है, d, तो वो उसका क्या होगा, F अनुक्रमानुपाती 1 अपॉन d²। पहले ऊपर वाली जो हमने अभी पढ़ी थी उसे 1 समीकरण, इसको 2 समीकरण मान लिया। अब 10.1 10.2 से हमें क्या प्राप्त होगा कि F अनुक्रमानुपाती होता है कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल m अपॉन d²। तो ये हो जाएगा F बराबर g m मल्टीप्लाई में m अपॉन का d²। अब बच्चों यहाँ जो होता है g एक अनुपातिक स्थिरांक होता है और इसे सावित्रिक गुरुत्व स्थिरांक भी बोलते हैं। अब वृज गुणन विधि करने पर हम देखते हैं कि जो f है वो मल्टीप्लाई है d² के और इक्वल टू g m मल्टीप्लाई में m, या f बराबर हो जाएगा f d² के, ठीक है, अपॉन m मल्टीप्लाई में m, ठीक है, ये आ गया g। समीकरण में हम बल, दूरी तथा द्रव्यमान के मात्रक को प्रतिस्थापित करने पर हम g के SI मात्रक क्या प्राप्त हो जाएगा, जब हम सबके रख देंगे मात्रक, तो g का मात्रक होगा हमारा न्यूटन मीटर का स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर। हेनरी कैवेंडिश ने जो 1731 से 1810 तक रहे थे, एक सुग्राही तुला का उपयोग करके g का मान ज्ञात किया। g का वर्तमान मान 6.673 इंटू 10⁻⁻11 m स्क्वायर के जी अपॉन में किलोग्राम स्क्वायर है। हम जानते हैं कि किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल विद्यमान होता है, ये हम जानते हैं। आप अपने तथा समीप बैठे अपने मित्र के बीच लगने वाले इस बल के मान का अभिकलन कर लीजिए। निष्कर्ष निकालिए कि आप इस बल का अनुभव क्यों नहीं करते, ये निष्कर्ष निकालिए आप। यह नियम सावित्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे वो वस्तुएं छोटी हों या बड़ी, चाहे वो खगोलीय हों या पार्थिव। F जो है वो D के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका धन का अर्थ है कि यदि D को 6 गुना कर दिया जाए तो F का मान 36वां भाग रह जाएगा। ओके, अब है बच्चों क्या, देखो न्यूमेरिकल। पृथ्वी का द्रव्यमान है 6 × 10⁻24 kg और चंद्रमा का द्रव्यमान है 7.4 × 10⁻22 kg। यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁵ किलोमीटर हो तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का
परिकलन कीजिए, यानी जी बराबर ये है आपका। देखो पृथ्वी का द्रव्यमान जिसे हम कैपिटल एम मानते हैं तो वो है 6 इंटू 10⁻24 और चंद्रमा स्मॉल एम हो गया तो 7.4 इंटू 10⁻22 kg। अब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी क्या दे रखी इन्होंने 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। जी का मान कितना दे रखा है आप इन्होंने किलोमीटर को मीटर में बढ़ाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे बच्चों। ये जगह 3.84 ये 3 और इसमें जुड़ जाएगी तो 10⁵ 10⁸ हो जाएगी। जी आपका 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम का स्क्वायर। समीकरण 10.4 से पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर जो बल लगाया गया है बच्चों वो है F बराबर G/m अपॉन में जी स्क्वायर। सिंपल सारी वैल्यू मैंने आपको बता दिया। अगर कैलकुलेशन में किसी बच्चे को कहीं भी हो, चाहे वो 6 दूनी 12 ही क्यों ना करना हो, आप मुझसे बेहिचक पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो बच्चों यहाँ आप अपनी कैलकुलेशन पक्की कर लीजिएगा मेरे से कितनी बार भी पूछ के, लेकिन एग्ज़ाम में आपको गलत नहीं करना और इसमें कोई शर्म की बात नहीं होती। अगर आप सबकी कैलकुलेशन अच्छी है तो ये ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई एक भी बच्चा जैसे कैलकुलेशन करने में यहाँ प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ मुझे अलग से समझ सकता है वो। तो ये आ जाएगा 2.02 इंटू 10⁻29। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये आपको लिखना अपनी कॉपी में, और पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले बल गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम ज्ञात करने का सूत्र भी आपको लिखना है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो आप लिख लोगे ये, इतना तो कर लोगे ना। ठीक है, ओके बच्चों। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती हैं। हम पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल, ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, चंद्रमा तथा सूर्य के कारण ज्वारभाटा। अब मुक्त पतन। मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए आइए क्रियाकलाप करते हैं। ठीक है, तो